हेलो स्टूडेंट, तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मोनू टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, जो आपका यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सभी के अंदर जो आपका यूजीसी नेट का नेट जेआरएफ का पेपर दोगे तो अब 2022 में जो आप पेपर दोगे उसके लिए जो फर्स्ट पेपर आता है 50 नंबर का, 50 जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक है। तो सबसे पहला ही टॉपिक है इसके अंदर शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस लेसन के हम डीपली करेंगे, ये पहला पार्ट है और ये फर्स्ट फ्री यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास है आपके लिए। और इसी प्रकार आपको इस चैनल पर और भी सभी टॉपिक्स की, मैं एक फर्स्ट क्लास है, सभी टॉपिक की वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं प्रिय छात्रों कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे मेनली वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षण अवधारणाएं, यानी कि जो शिक्षण के अंदर जो अवधारणाएं दी गई हैं, क्या उद्देश्य है शिक्षण का, टीचिंग का, और शिक्षण का स्तर किस प्रकार का लेवल होता है एक शिक्षण का, स्मरण शक्ति कितनी होती है, समझ कितनी है, विचारात्मकता कितनी है, विशेषताएं और मूल्य अपेक्षाएं, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो जो टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं नेट के एग्जाम में आपके। शिक्षण की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं और शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। उसके बाद में थर्ड टॉपिक जो आपका होगा वो होगा शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उच्च अधिगम यानी कि लर्निंग संस्थाओं में शिक्षण का पदांत, अध्यापक के केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफ लाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। ये कुछ वर्ड हैं, शब्द हैं, हिंदी के अंदर थोड़े से आपको टफ लगेंगे, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो आप क्या है मतलब इनको समझोगे। एक बार में नहीं, जैसे किताब में पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधा सिर के ऊपर से जाएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, हम डीपली एक एक जितना भी पढ़ेंगे थोड़ा उसकी बिल्कुल व्याख्या और एग्जाम्पल के साथ चलते जाएंगे तो वो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि नेट के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सभी हम वो अटैम्प्ट कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वही हम करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे आपके। आगे आपका शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये टॉपिक्स जो आपके होंगे जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आइएगा हम हमारे जो देर का इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता क्या है। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है, यानी कि एक राष्ट्र कितना समृद्धिशील होगा वह मानव संसाधन, यानी कि मानव संसाधन जो मनुष्य के जो भी संसाधन है उस पर निर्भर करती है। यानी कि जिस देश के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत अच्छे संसाधन उपलब्ध है, वो देश उतनी ज़्यादा प्रगति करेगा। इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। यानी कि शिक्षण यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि टीचर बनने जा रहा है, एक अच्छा टीचर होता है वो क्या करेगा, यानी कि स्टूडेंट और विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, वो पढ़ करके आगे मतलब क्या है, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। तो वो क्या है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक देश विकसित है। आप किसी विकसित मानेंगे, आप उसी देश को विकसित मानेंगे जिसकी शिक्षण व्यवस्था अच्छी है, यानी कि शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं भारत के अंदर मतलब इतनी दूसरे अमेरिका के, कनाडा के कंपैरिजन में अगर भारत की शिक्षण व्यवस्था की
शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अमेरिका के अंदर लोग आपको देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट बनवा करके बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन आज के टाइम तो क्या, कोरोना आ गया, कभी यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो लोगों को क्या कर रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है। जैसे कई भारत के स्टूडेंट यूक्रेन के अंदर गए हुए थे शिक्षा के लिए, लेकिन अब उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा, उनके पैसे भी लग गए और अब वापस आ रहे हैं। मतलब ना तो वो कोर्स पूरा हुआ, पैसे भी बर्बाद हो गए, अब दूसरे देश में जाएंगे तो और पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे। तो कितना मतलब कि क्यों ना हम दूसरे देशों में जाकर के इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसी पैसे को लगा करके अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को हम बढ़िया बनाए ना। ये काम हमें करना चाहिए। तो यही काम तभी हो पाएगा जब अच्छे टीचर्स होंगे। शिक्षा व्यवस्था बेस्ट तभी चलेगी जब एक अच्छा टीचर होगा। तो जो आप मतलब नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं टारगेट क्या, टीचर बनना है। तो टीचर बनना है तो भाई साहब आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आपकी टीचर के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। अब बात करें हम कि इंडिया के अंदर खान सर है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कितना बेस्ट पढ़ाते हैं। तो मतलब वो पढ़ाने का कितनी टेक्निक होती है, एक पढ़ाने का एक नज़रिया होता है। आप क्लास ले रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, मतलब आप पढ़ाते जा रहे हो, बच्चे बोर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे कौन से ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, उस टीचर से ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे जो क्या है, मजाक वगैरह करता है, हंसी मजाक ज़्यादा करता है, जो बीच बीच में डायलॉग वगैरह सुनाते रहता है और एक स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रहता है। उस टीचर को आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। आप अपने मूल्यांकन करके देखिएगा, आपके स्कूल के टीचर्स जो रहे हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वो टीचर कौन रहेंगे, जो मजाक के साथ पढ़ाते थे। यानी कि टीचिंग को, यानी कि पढ़ाई को एक बोरिंग न रह करके एक क्या है, मनोरंजन बढ़ाना। आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप एमए करते हो, आप पीएचडी करते हो, कोई भी हो, आप कोई भी कोर्स करते हो, कोचिंग सेंटर में जाते हो, लेकिन आपका जो माइंड है वो बच्चों की तरह है। अब बच्चा तभी सीखता है कि जब उसे मनोरंजनात्मक सिखाया जाए। एक स्कूल, छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, तो उसे क्या है कि जो स्कूल में जाता है तो ऐसा नहीं है थोड़ी भी जाते ही उसे लो भाई तू क्या कर, मतलब बड़े बड़े मैथ के सवाल निकाल, ऐसे थोड़ी होता है। सबसे पहले उसे क्या, खिलौने वगैरह दिए जाते हैं, जैसे कि खांचे दे दिए जाते हैं, गिनती के जो खांचे होते हैं 1-2 इसके अंदर फिट कर, कबूतर तोते, वो उनको फिट करने होते हैं ताकि वो उसका माइंड क्या हो जाए, थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाए, उसको बोरिंग ना लगे पढ़ाई। शुरू शुरू में अब जाएंगे ना, बच्चों को खिलौने दे देंगे, खेलो मस्ती करो, मतलब खूब, मतलब पढ़ने का कोई वो नहीं होता, तो वो चीज़ होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है, तो उसे क्या है, स्टडी का मतलब थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। टीचिंग क्या है, एक मनोरंजनात्मक रूप से होनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट की फुल फॉर्म नहीं है तो आपको बताइए ना, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी में पूछे तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। यानी कि या तो नेट का एग्जाम क्लियर करोगे तो आप किसके एलिजिबल हो जाओगे, आज आप प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, कॉलेज में प्रोफेसर लग सकते हो, या फिर आपका टारगेट होगा कि नेट जीआरएफ निकल गया, आपको फिलोसफी मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी 35-40 हज़ार रुपये, तो आप क्या करोगे, अनुसंधान, यानी कि आप पीएचडी करोगे। 4-5 साल तक आप पीएचडी करोगे, उसके बाद में जैसी कोई पोस्ट निकलती है तो आप अप्लाई करोगे या जो भी करोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपका हाई लेवल है। तो आपका हाई लेवल का आप बढ़ने जा रहे हो, आज आप क्या प्रोफेसर बनने जा रहे हो। ऐसे तो है ना भी कोई ग्रुप डी में लगने जा रहे हो, भैया आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो प्रोफेसर के अंदर जो स्किल होनी चाहिए उसकी जांच करता है, ये आपके माइंड का निचोड़ निकालता है कि आप प्रोफेसर बनने के लायक है या नहीं। यही इसका उद्देश्य है नेट एग्जाम लेना, या ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में रखा गया है कि जानना कि आपके अंदर टीचिंग स्किल्स है या नहीं। ठीक है, आगे कहता है किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्यापक शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाएं, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। यानी कि उसको जानना कि वो कितना वो टीचर बनने के योग्य है या नहीं, इसी के लिए उसके ये टॉपिक्स रखे गए हैं। उन टॉपिक्स को वो पढ़े, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार कॉलेज स्कूल का माहौल है, यानी कि पूरा ये क्या है कि टीचर कैसे टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उनको जानना,
यही इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये पेपर आपसे लिया जाता है। यानी कि आप पढ़ाने जाओगे, आपको पढ़ाने का तरीका नहीं पता, आप कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करोगे, आप क्लास में ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके पढ़ाते हो, प्रोफेसर बन गए आप कल को, आप कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हो, आप सीधा बोल के बच्चों को लिखाते हो, ब्लैक बोर्ड पर लिखाते हो, या फिर आप उन्हें नोट्स देते हो, किस प्रकार आप पढ़ाते हो, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, कौन कौन से टैलेंटेड होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए ही एक टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, और उसकी मनोदृष्टि। जैसे कि यूपीएससी होती है, तो यूपीएससी के अंदर जो आपके इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं, प्री एग्जाम लिए जाते हैं, वो ये जानने के लिए लिए जाते हैं कि आपका माइंड लेवल है क्या उस तरह का, यानी कि योग्यता आपका जानना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन और टीचिंग क्या है। आपने शिक्षा, एजुकेशन और टीचिंग ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, इनकी टीचिंग क्या है, शिक्षा प्रदान करना। अब टीचिंग भाई कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग मतलब आप स्कूल में या कॉलेज में करें, आप वैसे भी लोगों को टीच करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। भाई आपके माँ बाप ने आपको बचपन में बताया होगा कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको बुरे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए, दारू पीने वालों से दूर रहना चाहिए, हो हल्ला नहीं करना चाहिए, मतलब शांति से रहना चाहिए। वो आपकी टीचिंग, वो आपको टीच करते हैं, मतलब आपके माँ बाप आपको हमेशा टीच करते हैं। आप कोई भी गलती करते हैं आपको टीच करते हैं, वो बताते हैं, शिक्षा देते हैं उसके बारे में। ठीक है, कोई भी माँ बाप से कितना ही बुरा, कितना ही अच्छा क्यों ना हो आपको लगे, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी माड़ी शिक्षा या टीच नहीं करता। ठीक है, तो शिक्षण यानी कि टीचिंग का आपका शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षा प्रदान करना। पहले यह है जान लेना कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हमें अपने संस्कार और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे अंदर संस्कार आते हैं जो हमारे माता पिता ने हमें दिए होते हैं, अपने परिवार से, समाज से हमें जो संस्कार मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका व्यवहार हो जाता है। अब देखते हैं कि कई लोगों का व्यवहार क्या चिड़चिड़ा है, क्योंकि ये तो इसको रहने दे यार, इसके साथ कोई मतलब इसका तो व्यवहार ही ऐसा ही है। और उसके संस्कार, जैसे कोई क्लास में कोई आप जैसे प्रोफेसर लग जाओगे, मान ले टीचर्स को ये चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कि क्लास ले रहे हो आप, ठीक है, तो कोई बच्चा क्या है कि क्लास में क्या कर रहा है, हु हल्ला कर रहा है, बीच में थोड़ा मोटा बोल रहा है, तो टीचर उसे टोका, ओए ये मत कर, स्टॉप। ठीक है, उसके बाद में या फिर वो टीचर से झगड़ने लग जाता है, तो उसका व्यवहार और उसके संस्कार ही तो आती हैं, वो वही तो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं और निहित योग्यता का पूर्ण विकास करके अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विशिष्ट योगदान कर सकें। यानी कि शिक्षा हमें क्या सिखाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। हमारे अंदर कौन सी क्षमता है, हमारे अंदर कितनी योग्यता है, उसका हम अपने परिवार का, सबसे पहले तो अगर आप मान लीजिएगा आप नौकरी लग गए या अच्छी मतलब आपका बिजनेस सेट हो गया, तो आप क्या करोगे, अपने परिवार का और उसके बाद आपके समाज का और उसके बाद अपने राष्ट्र का विकसित करने में आपका योगदान होगा। सीधी सी बात है। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में गया हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने देश की जीडीपी बढ़ा रहा है, यानी कि अपने देश को वृद्धि की ओर ले जाए, फॉरेन कंट्री से पैसे कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का विकास ही हो रहा है, यानी कि देश के अंदर बाहर से पैसा आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। देखिए, ये लैंग्वेज थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक व्यवहार में लेकर के मैं इसको समझा सकूँ। ठीक है, शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक या अध्यापक को अध्येता कहा जाता है। यानी कि जो शिक्षा क्या है, प्रदान करता है, जो शिक्षा आपको देता है उसे क्या कहते हैं हम, शिक्षक या अध्यापक या अध्येता। हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर तो सीधा वर्ड है टीचर्स, लेकिन इसके अंदर क्या है, बहुत सारे वर्ड हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। शिक्षक, अध्यापक या अध्येता भी कई बार ये ऑप्शन में दे देता है, अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, व्यापक और संकुचित। ये बहुत ही है, अब
बढ़िया बात है। देखिएगा आगे, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार सारा संसार हमें शिक्षा क्षेत्र है। यानी कि शिक्षा का अगर व्यापक पक्ष देखे हैं तो व्यापक पक्ष है क्या कि मनुष्य अपने जीवन में ना मतलब सब कुछ सीखता रहता है। इसके लिए व्यक्ति को क्या नहीं करना पड़ता है, यानी कि व्यापक शिक्षा के लिए आपको ना तो किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता, ना कोई कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता, आप वैसे ही संसार से सीखते रहते हैं। जैसे कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में डेली डेली कोई घटनाएं देखते हैं तो उससे सीखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा है या हू हल्ला मचा रहा है, तो आपने देखा कि वो इतनी स्पीड से चला रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको इससे शिक्षा मिलेगी भाई वो एक्सीडेंट हो गया क्यों, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्पीड से मोटरसाइकिल चलाई थी, ठीक है, या उसका ध्यान नहीं था। तो उससे आपको कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है। या लोग आज आपके टाइम देखते हैं कि लोग मतलब ही है अपना काम हल होया, बाकी अगले हमारी लात भी भाग जाए, यहाँ से हमें कुछ नहीं लेना, मतलब अपना काम निकले। आज के टाइम में लोग क्या हो गए, भी अपना काम निकला बाकी बड़ो भारत भाई, लोग आपसे मतलब निकाला बाहर। तो आप कहीं ना कहीं सीखते हो, समाज से सीखते हो, ठीक है। किसी की गर्लफ्रेंड होती है, किसी का बॉयफ्रेंड होता है, मतलब उनकी लड़ाई हो जाती है, वो सीखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि मतलब ये जमाना है, दुनिया है, कहीं ना कहीं उनसे आप सीखते हो कि आपको, ठीक है। और मैंने इन चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए स्टडी पर, ठीक है। तो मतलब आप समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो हर रोज़ अपनी लाइफ में, यानी कि आप बचपन से लेकर के आज तक आपने सीखा है बाहरी दुनिया को देख करके, ठीक है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी है, हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति पूरा जीवन ही शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है वह दूसरों को कुछ न कुछ शिक्षा भी देता है। जैसे कि आपके पास कुछ नॉलेज है, आपने दूसरों को बता दिया। जैसे कि आपको फ़ोन में कोई इंस्ट्रूमेंट, मतलब फ़ोन के अंदर आपको चलाना आता है, दूसरे को नहीं आता तो आपने उसको बता दिया। आपको बाइक चलानी आती है, आपने दूसरे को बाइक चलानी सिखा दी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा आपने प्रदान कर दी, ठीक है। आप और बहुत सारी जो भी आपको नॉलेज होती है, एक व्यक्ति होती है स्पेशल, वो कहीं ना कहीं से सीखता है, फिर वो आगे शिक्षा दे देता है। और एक और ये बेस्ट टेक्निक है कि जो भी आपने पढ़ा, अगर आप दूसरे अपने सहपाठियों के साथ उसको एक्सप्लेन करते हो तो आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है, इसका निश्चित पाठ्यक्रम अवधि है। यानी कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, यानी कि संकुचित अर्थ का मतलब है कि भाई आपको अगर शिक्षा लेनी है संकुचित, यानी कि छोटी विचारधारा शिक्षा की, यानी कि आपको शिक्षा लेनी है तो सीधी बात है अभी स्कूल में सबसे पहले आप जैसे कि सेंटर में गए, उसके बाद में स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, उसके बाद में कॉलेज में, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में, ठीक है, फिर आप पीएचडी के अंदर रिसर्च में गए। तो आपको क्या है कि वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित आपको क्या करना पड़ा, एडमिशन लेना पड़ा, उसके लिए आपको कुछ पैसा भी देना पड़ा। उसके बाद में आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद आपको डिग्री मिली, और उस डिग्री को आपने क्या है जब भी कोई मतलब नौकरी निकली तो उसके लिए वो आप एलिजिबल हो गए। तो ये हो गया शिक्षा का संकुचित अर्थ। इसमें आपको प्रमाण पत्र मिलते हैं, आपको डेली क्लासेज जाके लगानी पड़ती है, लेकिन व्यापक अर्थ में देखें तो उसके अंदर कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन इसके अंदर अलग है। तो आप जो भी आपने क्या लिया है, स्कूल में पढ़े हो तो आपने संकुचित शिक्षा, यानी कि संकुचित शिक्षा उसे कहेंगे। हालांकि संकुचित शिक्षा का मतलब यानी कि एक विचारधारा है शिक्षा की, ठीक है। आगे देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, जिसका मूल्यांकन होता है, तत्पश्चात नामक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं शिक्षा कक्ष और पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रह जाती है। यानी कि आपको पता है, वो कहते हैं ना कि इसको तो किताबी ज्ञान है, मतलब बाहरी दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है, तो किताबी ज्ञान भी होना चाहिए और बाहर की दुनिया की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ते रहे, पता नहीं दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, लासीबी के सूते पड़े हो, पढ़ लिए किताब में, यूट्यूब पे पढ़ लिए, किताबों में पढ़ लिए, कहीं और से पढ़ लिए, किसी से पूछ लिया, ये नहीं। किताब की नॉलेज भी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि किताब ही ना पढ़ें, किताब भी पढ़ें और बाहर की दुनिया की भी नॉलेज, यानी कि शिक्षा का संकुचित और व्यापक दोनों शिक्षाएं आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों के मानव अधिकार, ये याद रखना भी कौन सी जो रिपोर्ट है, डेलोर कमीशन 1966 में, सीधा एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थी में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतंत्र, भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना। उसके बाद में आगे हम देखते हैं सहकारी भावना
और रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया जाता है। तो ये आपको एक परिभाषा ऐसी है याद रखनी है। आगे कहता है कि देखिएगा, आगे कहता है कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है शिक्षण, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षण मुख्यतः परिवार और समुदाय के द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान किया जाता है। वहाँ सीधा ने क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। तो स्कूल में एडमिशन ले, स्कूली शिक्षा, कॉलेज में प्राप्त की गई शिक्षा, परिवार से प्राप्त की गई शिक्षा, समाज से प्राप्त की गई शिक्षा, इनमें से कौन सा A B C D, तो इस प्रकार क्वेश्चन बना के दे देगा। तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी दे इससे क्वेश्चन एक बढ़ता ही बढ़ता है इस प्रकार से। दूसरी ओर औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एक शिक्षक की भूमिका अहम होती है। इसमें विद्यार्थी को कुछ शुल्क देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, और वर्तमान पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है, ठीक है। तो आपको औपचारिक बनती जा रही है। आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे, भाई उन्हें पढ़ाए थोड़ा, तो औपचारिक बनती जा रही है। आप देखते हैं कि आप ऑनलाइन बायजूस, अनअकैडमी, कोई भी ऐप की आप क्या सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप चाहे 10th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो, आप BA में हो, MA में हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो औपचारिक शिक्षा आपको देंगे। इसको आपके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आगे देखिएगा क्या कहता है। देखा PDF की थोड़ी क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन जितना भी है लगभग क्लियर तो आपको दिख ही रहा होगा। तो कोशिश रहेगी कि और बेस्ट किया जाए। आगे देखिएगा, शिक्षण की परिभाषा। अब परिभाषा देखिएगा, ये पॉइंट्स थोड़े माइंड में क्लियर होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन एक बढ़ता है। शिक्षण अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। क्या है? उद्देश्यपूर्ण दिशा है। आगे कहता है कि शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी कि जो शिक्षक क्या करता है, अपने जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर वो क्या है, स्टूडेंट को अपने अनुभव साझा करता है। टीचर अपने जो अनुभव होते हैं, जो लाइफ के उसके अनुभव होते हैं, यानी कि वो स्कूल से लेकर के जो उसने यहाँ तक वो टीचर पहुँचता है, प्रोफेसर बनने तक पहुँचता है, उसके जो अनुभव होते हैं वो स्टूडेंट को बताता है अपने अनुभव। उससे क्या स्टूडेंट के अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी टीचर ने बताया तो वो मतलब कई बार टीचर्स आपको लेक्चर देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि पूरी क्लास में तो नहीं, 1-2 बच्चे के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, वो पढ़ने लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि उसके अंदर परिवर्तन आने लग जाता है। आगे है कि शिक्षण ज्ञान, अनुभव, वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना, इसे हम विद्यार्थी को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। शिक्षण ज्ञान अनुभव यानी कि शिक्षण कैसे किया जा सकता है, टीचिंग कैसे कर सकते हो। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए, आपको वैज्ञानिक सिद्धांत भी आने चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा विज्ञान की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम विद्यार्थियों को फिर ये अब सारी चीज़ें अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम विद्यार्थी को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। यानी कि कोई टीचर है, उसे नॉलेज नहीं है, थोड़ा अनुभव कम है, तो वो उतना टीचिंग का यानी कि विद्यार्थी को एक अनुकूल वातावरण नहीं दे पाता। कई बार आप देखते हैं कि कोई आप टीचर्स पढ़ाता आपको, आप कहते हैं कि नहीं इस टीचर को तो नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, हो सकता है कि नॉलेज तो होती है लेकिन अनुभव की थोड़ी कमी है। जो पुराने टीचर्स हो जाते हैं, जो काफ़ी टाइम हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, उन्हें अनुभव आ जाता है कि किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार बच्चों को समझ में आता है। तो टीचर कोई भी हो भाई, उसे ज्ञान तो होता है, और ज्ञान और टीचर्स वही है जो हमेशा स्टूडेंट बना रहे, ठीक है। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। टीचर बच्चों को सिखाता है लेकिन बच्चों से भी टीचर सीखता है, उसका अनुभव वृद्धि होती है, तो एक अनुकूल वातावरण तैयार होता है अनुभव वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा। आगे कहता है कि शिक्षण एक योजनाबद्ध क्या है, गतिविधि है, यानी कि एक योजना बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बिना योजना क्लास में ऐसे अगर आपने योजना नहीं बनाई कि भी पहले फर्स्ट लेसन पढ़ाना, उसके बाद दूसरा तीसरा, आप पहले कभी 7वां पढ़ाने लगे, कभी 8वां पढ़ाने लगे, कभी 5वां लेसन पढ़ाने लगे, तो एक शिक्षा योजनाबद्ध है भाई, ठीक है, योजनाबद्ध गतिविधि है। इसको प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं,
ठीक है। और इसकी सुगमता कैसे कि कितनी सरलता से, मतलब कितनी आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। कईयों क्या है कि कोई टॉपिक चल रहा है मैथ के, साइन कोस थीटा इस वाला अगर आप पढ़ाते हो, टीचर्स आपको पढ़ाता है, तो शायद वो आपको इतनी बेस्ट तरीके से समझ में ना आए। इसकी कंपैरिजन में आपको कोई और चैप्टर है, जैसे कि आपका प्रायिकता का चैप्टर अगर आपको कराए तो वो बेस्ट तरीके से आ जाता है। तो वो ये कहता है कि कितनी सुगमता और सरलता से। हाँ, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जैसे कि उनकी आपको बहुत ही आसानी से बात समझ में आ जाती है, कई टीचर्स के आपको नहीं आती। जैसे कई स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम की क्लास में कुछ पता नहीं चलता कि वो जैसे कि आपने ज्योग्राफी ले रखी है, इंग्लिश की लेक्चर दे रहा है तो आपके ऊपर से जाएगा, आपको लगेगा कि सिर्फ वो इंग्लिश पढ़ा रहा है ना कि ज्योग्राफी। तो ऐसा होता है भाई, लेकिन वो सुगमता से कितना समझा सके वही इसके अंदर आता है। आगे है कि शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी और शिक्षक अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। जो शिक्षण के है, जो आपके पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, आपके क्या उद्देश्य हैं, इसके लिए उद्देश्यों को प्राप्त करना है। शिक्षकों के चर, ये आप आगे हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो संगठित करने की प्रक्रिया आगे कहता है कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान कौशल और सीखने और अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। क्या शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान, यानी कि वांछित का मतलब है कि जिस ज्ञान से वो वांछित है, जो ज्ञान उन्हें नहीं है उनको क्या है उनसे परिचित कराना, कौशल सिखाना, यानी कि स्किल्स सिखाना कि किस प्रकार आप अपने लाइफ में एक कौशलवान व्यक्ति बनाना, अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। यानी कि टीचर्स बच्चे को इस प्रकार तैयार करता है कि वो अपने जीवन को बेस्ट तरीके से जी सके। कि कह रखा है आगे देखिएगा, शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। तो शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं दी गई हैं। सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग। शिक्षण के 3 आधार हैं, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षण के क्या 3 आधार हैं, वो कौन कौन से, इनको याद रखना आपको। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है, क्यों, कैसे और क्या। इन 3 वर्डों को आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वो क्या है। क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। यानी कि क्यों, कोई भी चीज का रीजन क्यों है ऐसा हो रहा है, क्यों वर्षा हो रही है, क्यों बाढ़ आ रही है, क्यों बच्चों को समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चन, तो इसका किससे रिलेटेड है, दर्शन शास्त्र से। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान, यानी कि व्यक्ति को सपने कैसे आते हैं, ये कौन बताएगा, मनोविज्ञान बताएगा। कैसे क्या है कि जो लोग देख पाते हैं, सोच पाते हैं, सुन पाते हैं, ये चीज़ें क्या है, कैसे, इसके अंदर ये चीज़ है। क्या उत्तर समाज शास्त्र द्वारा, यानी कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, क्या आगे आने वाले टाइम में समाज के लोग के विचारधाराएं होंगी, ये क्या है, समाज शास्त्र के द्वारा होता है। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का मूल आधार क्या है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आदर्शवाद, आइडियलिज्म देखिएगा क्या कहता है कि आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। ठीक है। और आदर्शवाद यानी कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना। यानी कि ये इन्होंने कहा था, अरस्तु ने, ये सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किसने, यानी कि आदर्शवाद से कौन रिलेटेड है, अरस्तु। तो वहाँ सीधा एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार बना हुआ है। एक एक चीज़ इसका अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज आपको टफ लगेगी, मैं सोच रहा कि आप एक एक लाइन को इतना डीप पढ़ा रहे। देखिएगा आप इस किताब को पढ़िएगा, मतलब इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना भी पढ़ें उसको समझें, उसको इसके मीनिंग तक जाएं, क्योंकि नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप कितने भी क्वेश्चंस प्री एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे डायरेक्ट किताब से में न पूछकर उस टॉपिक्स को जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही व्यक्ति उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। आपको यकीन नहीं आता तो आप एग्जाम आपने सेटल लगाया भी होगा और आगे आप देखेंगे भी। ठीक है। तो इसलिए आपको एक एक लाइन जो दी हुई है उसको
विस्तार के साथ देखना होगा, रिलेट करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज है, या फिर ये टॉपिक्स इस प्रकार का भाई टीचिंग से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ कहीं जैसे कि रीजनिंग का कोई सवाल होता है, आप उसको सोल्व करते हो तो आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, उसी प्रकार इन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ते समय और जब आप नेट का एग्जाम दोगे तो उस टाइम भी उनका आंसर देते समय आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा। सीधा पढ़ा हुआ ही ऐसा नहीं भी पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, सीधा क्वेश्चन उड़ा दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा एक एक लाइनों को व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। आगे कहता है कि ये हमने देख लिया था, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। तो ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में सीधा बनता है कि आदर्शवाद के अंदर को क्या क्या आता है। तो आदर्शवाद के अंदर नैतिक मूल्य आते हैं, आपके मोरल वैल्यूज आती हैं, ठीक है, आत्म अनुभूति आती है, सेल्फ रियलाइजेशन, और आत्म अनुशासन, ये चीज़ें व्यक्तित्व के उन्नयन, ये चीज़ें आती हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहाँ ऐसे भी। आगे हम देखते हैं कि संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है, तो आदर्शवाद से रिलेटेड है। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है नेट के एग्जाम में, सीधा यही से चक लिया। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियाएं, सहशिक्षा, सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही हैं। यानी कि इसके अंदर क्या है कि आदर्शवाद के अंदर क्या है कि आप टीचर से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं कर देते हैं कि वो इतना अच्छा पढ़ाएगा, कमज़ोर शिक्षण विधियाँ। इसके अंदर जो आदर्शवाद के अंदर क्या है कि जो टीचिंग की जो विधियाँ हैं, जो मेथड यूज करते हैं वो कमज़ोर है, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना की जाती है। ये इसकी कमियाँ हैं, थोड़ी इन कमियों को आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये कमियाँ हैं इसकी। उसके बाद में प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है, पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। यानी कि नेचर से, आप देखिएगा नेचर से सीखता है। आदि मानव था, आग जलाना नेचर से सीखा, ठीक है, घर बनाना नेचर से सीखा। कैसे सीखा, जैसे कि आदि मानव था तो उसे पता चला कि जैसे आकाशमान में बिजली कड़की, वर्षा हुई तो वो एकदम क्या छुप गया, वो बरसात आई छुप गया, वो किसी पेड़ के नीचे छुप गया या कोई गुफा के अंदर घुस गया, तो उसे पता चला, उसने सीखा कि क्या सीखा कि यहाँ अगर आप कुछ ऊपर अपने ऊपर रख लेते हो तो आप छांट वर्षा से बच जाते हो। और जब उसे सर्दी लगी होगी तो उसने पत्तों या लकड़ी से जैसा भी उसे कुछ मिला उसने ढका होगा। और जो फसल उगानी सीखी यानी कि कृषि करनी सीखी, वो भी नेचर से सीखी है मनुष्य ने। उसने देखा कि आदि मानव था, उसने जो कुछ खा लिया वो बीज वहीं फेंक दिए, उसने देखा कि वो बीज उग गए और कुछ टाइम बाद में उसने महसूस किया कि उसी बीज उगे से वो फल लग गए, उसने सीख गया। तो उसी से उसका माइंड शार्प हुआ, वो क्या करने लगा, खेती करने लगा। और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी आपके आविष्कार हैं वो के नेचर से सीखे मनुष्य ने, कुछ मतलब नेचर के बिना कुछ नहीं है। ये प्रकृतिवाद कहता है और ये रियलिटी भी है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे, गिरने से अपनी भूल का एहसास होगा। जैसे कि अपन देखते हैं कि बच्चे शरारती होते हैं, वो क्या है कि उल्टे पंगे करेंगे, कोई चीज़ को तोड़ मरोड़ेंगे, ठीक है। तो प्रकृतिवाद क्या कहती है, जैसे छोटा बच्चा है वो खिलौना लेके दे दिया, वो उसको खेलेगा नहीं, उसको क्या टायर निकाल देगा, उसको अंदर से खोल के देखेगा कि इसके अंदर है क्या, वो वैज्ञानिक इंजीनियर बनेगा। और आप माँ बाप क्या करेंगे, उसको एक चट्टू लगाएंगे भी तो इसको तोड़ क्यों रहा है। लेकिन प्रकृतिवाद क्या कहता है कि ऐसा उसे करने दे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि ये सीटेट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई बच्चा मतलब वो कोई शरारत कर रहा है या मतलब वो कुछ कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसे करने दें, वो आप ही सीख जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा शुरू में छोटा बच्चा होता है, वो गर्म प्रेस है, आप उसे कहोगे नहीं नहीं इसके पास मत जाना है, गर्म है। प्रकृतिवाद क्या कहती है, उसे बच्चे को जाने दें ताकि उसे पता चलेगा, उसे गर्म लगेगा, दोबारा को उसको नहीं छुएगा, उसे पता चलेगा कि अगर इसको छुएगा तो हाथ जल जाएगा। तो ये चीज़ है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना, यानी कि शिक्षक का है कि वो ऐसा वातावरण तैयार करे कि जिसमें बच्चे
शिक्षा ग्रहण कर सके। आप अपनी क्लास का वातावरण देखते हैं कि टीचर अनुशासन रखता है, क्यों रखता है? अगर सभी बच्चे शोर शराबा करते रहे, हू हल्ला करते रहे, टीचर पढ़ा रहा है उसकी सुनेगी नहीं, तो मतलब जो पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले बच्चों के लिए वातावरण तैयार नहीं हुआ ना, तो तभी तो क्लास के अंदर शांति रहती है। आप कोई भी क्लास अटेंड की आज तक, आगे भी आप करेंगे, आप खुद भी टीचर्स बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप एक बेस्ट टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, सभी प्रोफेसर बन जाएंगे। सभी प्रोफेसर मतलब जितने भी अच्छे अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली बन जाएंगे। स्किल होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ाने की, ठीक है? आपके अंदर पूरा आत्मसात होना चाहिए। अब टीचिंग क्या है, एक कोई मतलब कोई भी काम करते हो आप लाइफ में, कोई भी, उसके अंदर आप अपनी आत्मा से, सच्ची आत्मा से अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप उसके अंदर बेस्ट हो। आगे हम देखते हैं कि इसमें निषेधात्मकता शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। निषेधात्मकता शिक्षा भी इसके अंदर शामिल की गई है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना, क्रिया द्वारा सिखाना, अनुभव, इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंदर आती हैं। डाल्टन तो अरस्तु की हमने आदर्शवाद के अंदर देखी, और जो डाल्टन की वो किसके अंदर, प्रकृतिवाद के अंदर आती है। ये क्रीड़ाएं हैं, इनको याद रखना, ये सीधे पूछ ली जाती है, शिक्षण की क्रिया द्वारा, अनुभव द्वारा, तो ये चीजें हैं, ये चीजें क्रीड़ा है, ह्यूरिस्टिक है, ये डाल्टन की है भाई, प्रकृतिवादी। यहाँ क्वेश्चन वहां एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे हम देखते हैं प्रयोजनवाद, पैरागैमेनिज्म। जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। हमने देखा कि आदर्शवाद में अरस्तु, प्रकृतिवाद में डाल्टन और प्रयोजनवाद में जॉन डेवी। सीधा क्वेश्चंस पूछा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता, व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी दूसरा इसका नाम है, याद रखना। एक्सपेरिमेंटलिज्म यानी कि प्रयोग करना, यानी कि जैसे कि आप लैब के अंदर प्रैक्टिकल क्लास लगाते हो या प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करते हो, वो सारे इसके अंदर ही आते हैं। यानी कि कोई भी आप सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकली करना होगा। आपको साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, ऐसी थोड़ी है कि साइकिल चलाना सीखना चाहते हो किताब में पढ़ लिया भी साइकिल ऐसे चलाई जाती है, सबसे पहले स्टीयरिंग पकड़े, पैडल बनाए, दोनों हाथों से किस प्रकार पकड़े, ऐसा थोड़ी होता है। यानी कि प्रयोजनवाद इन चीज़ों को नहीं मानता। प्रयोजनवाद क्या है कि प्रैक्टिकली करके देखो। आप साइकिल चलाना सीखे थे बचपन में, तो आपने एक बार चलाई, थोड़ी ही चली होगी, आप गिरे भी होगे, बहुत बार गिरे होगे, कई बार किसी के अंदर ठोक भी दिया होगा। ऐसे सीखे थे साइकिल, ऐसे ही मोटरसाइकिल सीखे थे, एक बार आप बिठा भी दिया होगा। ऐसे गाड़ी सीखे थे, एक बार लाइट लूट तोड़ दी होगी गाड़ी की, ठीक है। तो ऐसे यानी कि प्रैक्टिकल से सीखता है। ये प्रयोजनवाद मानता है कि आप प्रैक्टिकली करके देखें। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीखोगे। ये प्रयोजनवाद बल देता है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों, सत्य की कोई स्थान नहीं है। यानी कि पूर्व कोई आदर्श की जरूरत नहीं पड़ती और सत्य का कोई स्थान नहीं है। सीधी बात है, अनुभव सब मूल्यों की कसौटी। अनुभव कैसे आएगा? प्रैक्टिकल करने से। जितने भी टीचर्स, यानी कि कोई भी आज के टाइम में आप बिजनेस के मामले में कोई भी काम में आप एक्सपर्ट देखते हो, वो अनुभव से आए। फर्स्ट टाइम ने, जैसे कि कोई इंग्लिश बोल सकता है, अच्छे इंग्लिश बोल सकता है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। बेस्ट बात कर लूँ मैं, खान सर की अगर बात करूँ, यूट्यूब पर बहुत मतलब माने हुए टीचर हैं, उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। हर एक ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें वो कैसे आया? वो ऐसे थोड़ी है ना कि वो उनके पास उनके मतलब माता पिता से वो गुण था। माता पिता तो उनके गरीब थे बेचारे, ठीक है। तो वो कहता है अनुभव से आता है। ठोकर खाते ही मनुष्य सीखता है। वो कहावत है ना कि गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे, ठीक है। तो ये धारणा इसके अंदर आती है। अनुभव ही ज्ञान का आधार माना जाता है और प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली यानी कि एक्टिव स्कूल सिस्टम का आरंभ हुआ। यानी कि प्रैक्टिकली की जो एक्टिविटी हुई वो प्रयोजनवाद से हुई है, ठीक है। जैसे कि आप डॉक्टर बनते हैं, जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस बनते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और फॉरेन कंट्री में तो ऐसा रूल है कि वहाँ से किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, वहाँ प्रैक्टिकली कराया जाता है। सब कुछ प्रैक्टिकली करवाते हैं आपसे। तो ये चीज़ है भाई। आगे देखते हैं अस्तित्ववाद, एक्सटेंशनलिज्म। इसके मुख्य प्रतिपादक क्रिकगार्ड हैं। क्रिकगार्ड इसके हैं। तो पहले का हमने इनका सभी का याद रखना, सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले आदर्शवाद का
कौन था? अरस्तु। उसके बाद में प्रकृतिवाद का डाल्टन, और आपका उसका प्रयोजनवाद का जॉन डेवी, और अस्तित्ववाद का क्रिकगार्थ। ठीक है, याद रखना, क्रिकगार्थ, जिनको यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। ये सीधा क्वेश्चन है, आपसे वहां क्वेश्चन में एग्जाम में दे देगा कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। ये कौन सी विचारधारा है? यह अस्तित्ववाद है, यानी कि आप कहते हो कि मेरा अस्तित्व है। अब आप अस्तित्व में हो ना, वर्तमान में हो ना, ऐसे थोड़ी आप मरे हुए हो भाई, आप हो ही नहीं भाई। आपका अस्तित्व क्यों है? क्योंकि आप मानते हो कि आप हो। ठीक है, अब जैसे कि एक फिल्म बनी थी, वो एक नाम तो उस फिल्म का ध्यान नहीं है मुझे। उसके अंदर क्या है कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसकी पेंसिल बंद हो जाती है, उसे कहते हैं कि उसकी पेंसिल काट दी जाती है। इसलिए काट दी जाती है कि कहता है कि वो तो मर गया, लेकिन वो व्यक्ति जाके चिल्ला के कोर्ट में केस कर देता है, और वो कोर्ट में कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ, मेरी पेंसिल क्यों बंद कर दी गई? लेकिन जो कानून है वो किसको मानता है? वो तो सबूत मांगता है। तो उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं तू जिंदा कहाँ है? कागजों के अकॉर्डिंग तो तुम जिंदा हो नहीं। अब वो मैं जिंदा हूं, तो वो बूढ़ा व्यक्ति पता क्या करता है? वो जज होता है ना, जज होता है, उसको क्या कर देता है, मतलब कुछ चीज फेंक के मारता है उसके सर पे। तो उसके बाद में उस पर केस हो जाता है, और केस हो जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है। केस किस पर होता है? जिंदा आदमी पर केस होता है, मरे हुए व्यक्ति पर केस थोड़ी ना होता है। ठीक है, अभी मरे हुए व्यक्ति पर केस हो गया, ऐसे तो जिंदा व्यक्ति पर वो प्रमाण मिल जाता है, और उस प्रमाण को लेकर के वो फिर कोर्ट में दे देता है, और उसका सिद्ध हो जाता है कि वो जिंदा है, और उसकी पेंसिल उस व्यक्ति को मिल जाती है। तो अस्तित्ववाद क्या कहता है कि मैं कहता हूं कि मैं जिंदा हूं, ये आपको प्रमाणित करना होता है, ये आप मानते हैं, ये चीज है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया। अस्तित्व को बनाए रखने और पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, यही बात मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई थी, पेंसिल वाला भी आपको एग्जाम्पल दिया कि अस्तित्व को बनाए रखने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। आप जितने भी देखें कि जो राजा महाराजा थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया कुछ ही टाइम बाद, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। ठीक है, तो संघर्ष करना पड़ेगा भाई अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए। आपको भी आपका अस्तित्व, आप स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, आप जिंदगी में कोई नौकरी नहीं कर पाएंगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाए, आपका अस्तित्व खराब है, आप घर में लस्सी पी के सूते रहोगे। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, आपका अस्तित्व खत्म। अस्तित्व को बढ़ाए रखना है तो वर्क करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, यही अस्तित्ववाद कहता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि अपने आप को जानो, किससे, कौन सी विचारधारा है? अस्तित्ववाद। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों की मौलिक सर्जन शक्ति और सक्रियता और मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। उसके अंदर मौलिकता लाए, सर्जन शक्ति लाए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अगला आता है कि योग। परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन में 6 रूप माने जाते हैं। तो योग जो आप करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे भस्त्रिका, प्राणायाम, पतंजलि को पता है कि योग शास्त्र का एक महत्वपूर्ण जिनमें योग है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। सीधा क्वेश्चन ये आपको पता है, पतंजलि भाई, ये पतंजलि जो बाबा रामदेव है भाई, ये इसने योग का आविष्कार नहीं किया, इसने योग की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और आज इतना बड़ा व्यक्ति है, मतलब इतना बड़ा व्यवसाय स्थापित कर सकता है, कर रखा है, लोगों को योगा कराता है, अच्छा काम करता है, यानी कि खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आप बाबा रामदेव को देखेंगे, ये सारी चीज़ें, नून मिर्च नींबू सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें, मतलब आज उसकी कंपनी यहाँ बना रही है, इतना बड़ा व्यवसाय है उसका भारत के अंदर। हाँ, थोड़ी सस्ती है अन्य के मुकाबले चीज़ें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने कभी यूज भी की होगी। तो वो पतंजलि भाई, पतंजलि ऋषि थे, और उन्हीं के, मतलब उन्हें तो जो बाबा रामदेव है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि योग को सीखा, योग क्या चीज़ है, उसी का योग प्रयोग करके आज कितना, मतलब बढ़िया व्यवसाय स्थापित कर रखा है, समाज की भी सेवा कर रहे हैं, कुछ पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है, कभी राजनीति पर भी बोलते हैं, तो बस चीज़ें वो करते हैं। तो योग को मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, यानी कि योग करने लगे, जिम योग करने लगे, उठक बैठक करने लगे, जो ये शारीरिक व्यायाम नहीं है। इसे 8 घटक है, यानी कि ये माइंड से भी रिलेटेड है। यम और आत्मा नियंत्रण, नियम, ठीक है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि योग के घटकों की अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है, ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आप कंटिन्यू योग करते हो, प्राणायाम करते हो, आप ध्यान लगाते हो, ठीक है, आसन करते हो, पोस्चर्स यानी कि प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल है आपका, रेसिस्टेंट है, माइंड स्टडी है, ठीक है। तो ये अगर आप चीज़ करते हो, जैसे कि आप ओम का उच्चारण करते हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, तो उससे आपका माइंड क्या होगा, इतना शार्प हो जाएगा, आपका माइंड मतलब खुलेगा, आपका माइंड विस्तृत होगा, आप विस्तृत चीज़ों को सोच पाएंगे, आपकी समझ शक्ति बहुत तेज हो जाएगी, आपकी विचारधारा बहुत तेज हो जाएगी। आपको इसलिए कंटिन्यू मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप सुबह उठकर खाली पेट सुबह, चाहे मैं 4 बजे या नहीं कहूँगा कि 4 बजे उठ के आप योग करने लग जाए, ऐसा नहीं है। अब भाई आपको जब भी मतलब 7 बजे से पहले और 5 बजे के बाद, यानी कि इस टाइम अगर आप उठ के जल्दी शांत वातावरण में अगर आप जाकर के खुले में योग करते हैं तो आपका माइंड शार्प रहता है, जितनी भी नेगेटिविटी सोच है खत्म हो जाती है। और ये जो फोन मतलब सारा दिन फोन पे पढ़ना चाहिए, लेकिन सारा दिन ये फोन देखना, रात को 12 बजे तक फोन देखना, सुबह उठ के फिर स्टेटस देखने लगे, ये चीज़ें, इन चीज़ों से निकलिएगा आप। इन सभी पजल यानी कि दुनियादारी से निकल के अगर ठंडे माइंड से आप योग करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कुछ ही महीने के, आज से आप अपना रूटीन बना लीजिएगा और देखिएगा आने वाले टाइम में आपके माइंड में, आपकी सोच में कितना चेंज आता है। ठीक है, योग करने के लिए आप जरूरी नहीं कि कोई आप योगा क्लासेज लें, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छे योगा सिखाते हैं। आस्था चैनल पर बाबा रामदेव सुबह योग करवाते हैं, आप उनका भी देख सकते हैं। ठीक है, या जितना भी आपको आता है वो करें। और योग को करने की एक टेक्निक होती है, गलत करने से इसका कोई थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है, यानी कि उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होता लेकिन फ़ायदा नहीं मिल पाता। थोड़ी टेक्निक सीखें तो ये योग करें, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, प्रैक्टिकली होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर आपको पूछी जाती है, अगर पूछी जाती है तो सिलेबस में आप आते हैं, तो सिलेबस से भी है और प्रैक्टिकल भी आप करके देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी टीचर्स होते हैं वो योग वगैरह करते हैं भाई, उनका क्या है, क्योंकि मानसिक क्रिया करने से माइंड क्या है, कई बार आप पढ़ते रहे सर दुखने लग जाता है, लोगों को चश्मा चढ़ जाती है। जितने लोग योगा करते हैं एक के भी चश्मा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनका जो शारीरिक क्रिया के साथ मानसिक क्रियाएं होती है योग से, तो उससे क्या है कि जो आंखें हैं आपकी, माइंड है, ठीक है, आपके दांत भी मजबूत बनते हैं, मतलब सब चीज़ें बेस्ट रहती है। आपकी जो शरीर की जो मतलब जो कहें कि गंदगी वगैरह वो क्या बाहर निकल जाती है। सुबह सुबह आपको क्या है, चाय नहीं पीनी चाहिए, सुबह सुबह उठ करके आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके आप अपने माइंड को सही रख सकते हैं और लंबे समय तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई। आगे का टॉपिक्स में हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कहाँ टीचर हमें योग सिखाने लग गए। भाई थोड़ा सा बताना चाहिए भी, जितना हो सकता है कि मैं कोशिश रहती है मेरी जितनी नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। हमें शिक्षण की कुछ परिभाषाएं एवं महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। शिक्षण की परिभाषा हमने देखी, महत्वपूर्ण पहलुओं में देखी। नेट परीक्षा के अंदर शिक्षण की विशेषताओं पर आधारित 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि शिक्षण प्रकृति की जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइएगा क्या कहता है, कहता है कि जो आपकी शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि यानी कि माइंड से रिलेटेड है। भाई पढ़ाना किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। अब टीचर क्लास में पढ़ाएगा, यानी कि पढ़ाई क्या है, माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है भी शरीर से रिलेटेड है। शरीर से रिलेटेड जो काम होते हैं वो खेत के होते हैं, जो किसान करता है उसका क्या है, शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो क्या, टीचिंग है, डॉक्टर है, वकील है, ये क्या है, बौद्धिक गतिविधियाँ होती है सारी। इसके अंदर दिमाग तेज होना चाहिए, आपका शरीर नहीं। अधिक कई दुबले पतले से टीचर होते हैं, वो मतलब इतना ज़्यादा कोई हट्टे कट्टे नहीं होते हैं, लेकिन उनका माइंड शार्प होता है भाई। ठीक है, शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप टीचिंग मॉडल्स प्रशिक्षण केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित हैं। शिक्षण के जो टीचिंग मॉडल्स हैं वो प्रशिक्षण यानी कि किससे, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, और शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट केंद्रित होते हैं भाई। ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण और स्टूडेंट केंद्रित होते हैं। और शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, बहुत सारे स्तर हैं शिक्षण के, आप उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। शिक्षण पाठ्याचार्य और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। अब भाई शिक्षण क्या है कि पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़ाने गए, आपका टॉपिक है हिंदी पढ़ाना, आप वहाँ जा करके इंग्लिश पढ़ाने लगे, या सिलेबस के अंदर आपका
टॉपिक मान लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग का दे रखा है, आप वहाँ जा करके किसी हिंदी कविता गाने लगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना भैया आपको, ठीक है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, यानी कि शिक्षण का वातावरण क्या है, गतिशील होता है। ऐसे थोड़ी कि लाशी पी के सूखते हैं भांग, ठीक है, ऐसे अड़साक में बोल रहे क्या है यार वो है ये है, मतलब नहीं, गतिशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए टीचर को। ये वातावरण ही ऐसा होता है कि एक्टिव रहे। अगर आप ही डेले डेले जा करके पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों की नींद आने लग जाएगी, वासी मारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। शिक्षण अधिगम है, यानी कि लर्निंग है, इंस्ट्रक्शंस हैं, अनुदेश दिए जाते हैं, यानी कि शिक्षण के अंदर क्या लर्निंग करेंगे आप, इंस्ट्रक्शन बच्चों को आदेश देंगे आप, प्रशिक्षण ट्रेनिंग से भी रिलेटेड है, इत्यादि का घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि देख, एक टीचर जब पढ़ाने जाता है उसकी ट्रेनिंग भी होती है वो, क्योंकि वो उससे कुछ सीख रहा होता है। जैसे कि आप मतलब फर्स्ट टाइम आप प्रोफेसर बन गए, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ाना शुरू किया, क्लास लेनी शुरू की, तो वो आपकी एक प्रकार की ट्रेनिंग ही तो है। जो आपकी टैली लगाई जाती है, आप जब बीएड करते हैं तो वो आपकी एक प्रकार की ट्रेनिंग तो होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, और हमेशा क्या है उसकी ट्रेनिंग ही चलती रहती है एक टीचर्स की, वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, शिक्षण एक समव्यावसायिक वृत्ति है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षण एक क्या वृत्ति, प्रोसेशंस है, इसके लिए क्या है कि लंबी अवधि, यानी कि शिक्षण कौशल क्या है प्राप्त करना, यानी कि एक लंबे समय से कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसको एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का, उसके अंदर कौशल होगा, उसके अंदर मतलब पढ़ाने की टेक्निक्स होगी। एक नया टीचर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक नया स्टूडेंट है जो अभी अभी प्रोफेसर बना वाले, पीएचडी वगैरह करके अभी अभी ताज़ा ताज़ा कॉलेज ज्वाइन किया, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसके मुकाबले जो पुराना टीचर है वो 10-15 साल से पढ़ा रहा है, तो वो उसके अंदर स्किल्स कैसे है, लंबा टाइम लगता है। टाइम से वो कहते हैं ना कि टाइम के अकॉर्डिंग ही जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाता है किसी काम में, एक्सपीरियंस आता जाता है। जैसे कि शुरू में आपने कार चलाना सीखते हैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आप कई बार भिड़ा भी देते हैं इधर उधर, लेकिन जब आप लंबे टाइम से हो जाते हैं तो आप क्या गाड़ी मतलब स्टीयरिंग छोड़ के भी आप कार चलाने लग जाते हैं, वो एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वाहन चलाना कोई मजाक का खेल नहीं है भाई, आपको जान का खतरा है, ठीक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ये क्या कला है, यानी कि शिक्षण क्या एक विज्ञान है नहीं बल्कि कला भी है, क्योंकि शिक्षण यानी कि आप टीच कर रहे हो, आपके अंदर कला ही नहीं है, यानी कि किस प्रकार से आप अपनी जो अनुभव, देखिए नॉलेज हर व्यक्ति को होती है, लेकिन वो किस प्रकार से अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो उसके अंदर कला होती है। वो डायलॉग्स के द्वारा, वो एग्जाम्पल्स के द्वारा अपनी नॉलेज को आप एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। आगे हम देखते हैं कि आपका जो दे रखा है कि बौद्धिक गतिविधि, हमने देखा कि शिक्षा क्या है कि बौद्धिक गतिविधि यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, सबसे पहला ही टॉपिक था बौद्धिक गतिविधि है। तो शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि यानी कि माइंड से रिलेटेड है। शिक्षण बौद्धिक विकास को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि बौद्धिक विकास की मनोविज्ञान की मन के विज्ञान है, मन से रिलेटेड है। शिक्षक की सभी गतिविधियां शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रवृत्ति, मूल्यांकन इत्यादि का उद्देश्य बौद्धिक विकास है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का अपनाया जाता है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। आगे क्या कहता है, शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए, यानी कि वातावरण ही ऐसा होना चाहिए क्लास के अंदर। ऐसा नहीं हो क्लास के अंदर, अगर ज्योग्राफी की क्लास है तो क्लास के अंदर मैप लगे होने चाहिए। अगर कोई नॉन मेडिकल वालों की क्लास है तो वहाँ क्या है, मनुष्य का कंकाल तंत्र टंगा होना चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। तो एक वातावरण होना चाहिए, लगना चाहिए कि क्लास भी है इस चीज़ की। अगर आप मान लीजिएगा हिस्ट्री की क्लास में जाते हैं तो वहाँ राजा महाराजाओं की तस्वीर लगी होनी चाहिए उस क्लास में, वो वातावरण होगा। कभी आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे उन फोटो की तरफ देखेंगे, ऐसे नहीं है कि वहाँ एक्टर की फोटो लगी हुई है, कटरीना कैफ की फोटो लगी क्लास में, तो बच्चे क्या सीखेंगे भाई। तो वातावरण होना चाहिए, वातावरण तैयार करना बहुत जरूरी है। शिक्षण प्राविधियन जैसे कि मस्तिष्क झंझावात प्राविधि जिसका वर्णन बाद में किया गया है, और इत्यादि का उपयोग बौद्धिक विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि
शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वांछित कार्यों को उपयुक्त योजना विकसित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री की तरह होते हैं। ठीक है, वे कक्षा में विभिन्न आशंकाएं लेकर आते हैं, यानी कि जैसे रॉ मटेरियल, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, वहाँ कच्चा माल आता है, तो वो क्या होता है, इनकी कच्ची सामग्री है। अब उसका कोई यूज़, उसको प्रोसेस करके उसको क्या है एक प्रोडक्ट में बदलना है, वो किसका काम होता है, टीचर का काम होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उन्हें कुछ मतलब इतना ज्ञान नहीं होता, टीचर अपने अनुभव से बच्चों को सिखाता है। जैसे कि पहली क्लास में कोई सबसे पहले LKG UKG में एडमिशन लेता है, तो टीचर्स उन बच्चों को क्या कुछ भी नहीं आता होता, वो धीरे धीरे करके उन्हें 1 2 1 2 3 4 5 6 उसके बाद में ABCD, उसके बाद में उन्हें जोड़ घटा सिखाता है। तो वो रॉ मटेरियल को उसने क्या किया, सिखा दिया। ठीक है, तो ये है, और ये हर एक चीज़ में है। जैसे कि आपने ITI करते हैं बच्चे, तो उन्हें क्या करता है, जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती, धीरे धीरे उन्हें सिखाता है और रॉ मटेरियल से उन्हें क्या बना देता है, असली प्रोडक्ट, ताकि उसको बाजार में उतारा जाए तो उसकी कीमत लाखों में हो। ये एक टीचर का कार्य होता है। टीचर्स आपका माँ बाप के बाद में दूसरा स्थान टीचर का है। टीचर का व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 लेकर के आएंगे, पार्ट 3 लेकर के सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। और वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको लेकर आता रहूँगा, और कमेंट में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।